तो आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस। वेव में कई सारी टर्म को पढ़ने के बाद अब हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ने आए हैं। इंटरफेरेंस के बारे में सीधी सीधी जानकारी यही है, दो वेव मिल करके नया वेव बना देगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में दो वेव मिलता है, अब मिलने के बाद नया वेव बनता है। नेक्स्ट, वेव के पास एनर्जी होता है ऐसा हम लोग जानते हैं। तो एक वेव आया एनर्जी 50, दूसरा वेव आया एनर्जी 100, दोनों मिल गया तो नया वेव बनेगा। नया वेव का एनर्जी कुछ होगा, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट, पहला वेव आया एम्पलीट्यूड 10, दूसरा वेव आया एम्पलीट्यूड 20, दोनों मिल गया तो नया वेव बनेगा। नया वेव का एम्पलीट्यूड अलग होगा। वेव में एनर्जी को इंटेंसिटी के टर्म में पढ़ा जाता है। तो दो वेव कहीं से आया, दोनों मिला, दोनों का इंटेंसिटी मान लीजिए 10-10 है, दोनों मिल करके जो नया वेव बनाएगा उसका इंटेंसिटी अलग होता है। इन्हीं सब के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हेडिंग दिए हैं इसी में नीचे लिखिएगा द प्रोसेस इन विच two wave combines, two wave combines to form new wave, is called interference, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, of new wave will be different from individual wave, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इन इंटरफेरेंस वहीं पर लिखिएगा इन इंटरफेरेंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, throughout the medium, will be non-uniform, वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा when two wave simultaneously propagate through the medium, then particles of the medium vibrate under both wave
and their displacement is equal to sum of displacement due to individual wave, sum of displacement due to individual wave. अभी जो पॉइंट आप लिखे हैं इसको आप समझिए। देखिए, यह रूम है, इसमें एयर है, इसमें वेव को भेजा गया, वेव जाएगा तो ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, वेव ऐसे जा रहा है, इस पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं y। इस y का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं a sin ओमेगा t माइनस kx। तो किसी मीडियम में एक वेव को भेजेंगे तो यही बात होगा। अब देखिए, यह वही मीडियम है फिर से। अब हम क्या किए, दो वेव को भेजे, वेव 1 वेव 2। तब जो पार्टिकल होगा यह डिस्टर्ब होगा दोनों के कारण। एक जा रहा था तब तो एक ही डिस्टर्ब कर रहा था, अब दो वेव जा रहा है तो दोनों के कारण डिस्टर्ब होगा। पहला वेव के कारण डिस्टर्ब हुआ तो डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरा के कारण डिस्टर्ब हुआ डिस्प्लेसमेंट y2। दोनों के कारण डिस्प्लेस होता है, और इस पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होता है। यानी आपको ये बताना चाहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, जहां पर y1 वेव 1 के कारण डिस्प्लेसमेंट है और y2 वेव 2 के कारण है। अगर तीन वेव आप भेजते तो तीनों वेव से यह डिस्टर्ब होता और इसका कुल डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 प्लस y3 होता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इंटरफेरेंस को ही सुपरपोजिशन ऑफ वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस दोनों एक ही है। तो आप जो अभी लिखे हैं स्टेटमेंट, उसमें यही बात बताया गया है कि अगर किसी मीडियम में एक के साथ दो वेव जाएगा तो पार्टिकल दोनों के कारण डिस्टर्ब होगा और उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके सम के बराबर होगा। तो यही बात हम लोग लिखे हैं। अब इंटरफेरेंस को मैथमेटिकली हम लोग को समझना है। एक और बात देखिए, वेव गया, पार्टिकल ने वाइब्रेट किया, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यही है। इसमें जो यह देख रहे हैं इस टर्म को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। पिछले क्लास में हम आपको यह टर्म पढ़ाए थे जिसका नाम है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जब आप पढ़े थे तो यहां पर एक लंबा चौड़ा इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, इसी तरह से ए स्क्वायर रो इनटू भी। इस तरह का एक रिलेशन आप पढ़े थे। किसी भी वेव का इंटेंसिटी इसी तरह से कैलकुलेट होता है। यहां से हम लोग यह पढ़े थे कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पहला वेव गया तो इसके पास इंटेंसिटी है यानी एनर्जी है। वेव के एनर्जी को इंटेंसिटी के नाम से पढ़ा जाता है, तो वह इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। दूसरा वेव गया तो उसका भी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से जो होगा उस नया वेव का इंटेंसिटी क्या होगा, वो सब हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, तो आप जो सब लिखे हैं उसी के नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कंसीडर टू वेव TWO, two wave having same amplitude and frequency and
propagate in same direction, propagate in same direction, having phase difference, propagate in same direction, having phase difference phi, having phase difference phi. इंटरफेरेंस को पढ़ने के लिए हम लोगों ने यहां पर दो वेव लिया है, यह वेव 1 है, यह वेव 2 है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है और दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई लिया गया है। यानी वेव 1 और वेव 2 में एंगल का डिफरेंस फाई से है। ठीक है, नेक्स्ट, वेव 1 में भी इंटेंसिटी होगा, वेव 2 में भी इंटेंसिटी होगा। हम सब लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी किसी भी वेव का इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होगा, अगर अलग अलग लीजिएगा तो इंटेंसिटी भी अलग अलग होगा। तो अभी हम मतलब आसान तरीका से इंटरफेरेंस आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए सेम एम्पलीट्यूड लिया गया है। आप क्लास 12 में जब वेव पढ़िएगा, वहां भी वेव पढ़ना है जैसा कि आपको बताए हैं, तो वहां पर थोड़ा बड़ा तरीके से भी बताया जाएगा। अभी सिंपल वे में आपको इंटरफेरेंस सिखाया जा रहा है। इस वेव 1 का इंटेंसिटी अगर लिखा जाए, इंटेंसिटी इसको हम आई नॉट सिंबल से लिखे हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। दूसरा वेव का भी इंटेंसिटी लिखिएगा तो वही होगा, इंटेंसिटी आई नॉट से लिखा गया है, ये प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है इसलिए इंटेंसिटी सेम है। चलिए अब ये दोनों मिल करके नया वेव बनेगा, यहीं से लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब है सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नया वेव का इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, न्यू वेव y बराबर होगा y1 प्लस y2 के। देखिए ये y जो है होता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन y से हम लोग लिखते हैं वेव का इक्वेशन। ये जो वेव का इक्वेशन है इसमें y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, a भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, तो पार्टिकल के टर्म में ही वेव को पढ़ा जाता है। चलिए यह लिख लिए। अब y1 y2 का वैल्यू पुट कर दी, यहीं से y बराबर y1 है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब देखिए दोनों में a कॉमन है, ले लेते हैं, y बराबर a कॉमन हो गया तो बचा क्या, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। यहीं पर लिखेंगे ऐसे, सेंस ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हैं साइन सी प्लस साइन डी, बहुत फेमस है, सब लोग पढ़े भी होइएगा। कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यही फार्मूला यूज करना है हम लोग को यहाँ पर।
यहां तक नोट कर लीजिए, तब फॉर्मूला यूज करते हैं। तो दो वेव को ऐड करके हम लोग नया वेव बना रहे हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना था, कर लिए हैं। अब वैल्यू भी पुट कर लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसको सोल्व करना है। वापस आइए यहां पर। ये 2 से a में मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा 2a साइन। अब यह देखिए, ओमेगा टी 2 ओमेगा टी के एक्स यानी 2 kx और यह फाई, ऐसा हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस 2 kx प्लस फाई बाई 2। और इधर देखिए कॉस, और इसको देखिए ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, के एक्स से के एक्स भी कट जाएगा और बचेगा माइनस फाइव। सोल्व किए तो यही रिजल्ट आया। अब ट्रिगो में यह भी पढ़ाई होता है, कॉस माइनस थीटा कितना होता है। आप लोग नया नया फॉर्मूला का आविष्कार काहे करते हैं। ये 90 यहां रहेगा ना, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, तब कॉस साइन बनता है। तो कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। तो ये माइनस बिना मतलबे के खत्म हो जाएगा। अब यहां देखिए 2 से यह 2 कट जाएगा, यह 2 कट जाएगा, और यहां से हम लोग ऐसे लिखेंगे 2y बराबर 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2, और यहां बचा cos 5/2। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स 2a। cos वाले को पहले लिख लीजिए cos 5/2, और बाद में लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2। यहां से जो इक्वेशन आ गया है, इसी इक्वेशन को लिख दिया जाता है ऐसे y बराबर कैपिटल A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2। दिस इज इक्वेशन ऑफ न्यू वेव। दो वेव के मिलने से जो नया वेव बना है उसका इक्वेशन आपके सामने है।
इस इक्वेशन में जो ये बड़ा ए लिखा गया, ये किसके जगह पर लिखा गया सो आपके सामने है 2a cos π/2, और ये बड़ा ए को ही नया वेव का एम्पलीट्यूड कहा जाता है। यहीं पर लिखेंगे वेयर, यह जो बड़ा ये देख रहे हैं दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव, नया वेव का एम्पलीट्यूड, और यहीं से a बराबर हो जाएगा 2a cos π/2। दो वेव लिए हैं, दोनों को मिलाए हैं, नया वेव बनाए हैं। नया वेव का एम्पलीट्यूड भी कैलकुलेट हो गया है, नया वेव का इनिशियल फेज भी कैलकुलेट हो गया है। अब आगे की बात करते हैं। आप सबके मन में एक क्वेश्चन अभी चल रहा होगा कि सर ये साइन यहाँ था, कॉस वहां था, तो कॉस को इधर ले आए, साइन को उधर ले गए और इसको कहे हैं एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड क्यों नहीं कहें? मान लीजिए हम इसी को छोड़ देते, ही पूरा को एम्पलीट्यूड कहते, तो वो नहीं कह सकते हैं। अगर कह दीजिएगा एम्पलीट्यूड तो देखिए y बराबर क्या आता, 12a cos π/2, यानी यही इक्वेशन मिलता। और ये इक्वेशन में देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेव का यह कांस्टेंट k नहीं है, यक्स भी नहीं है। दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ वेव, ये वेव का इक्वेशन नहीं होगा। तो हर जगह हर टर्म के कुछ मीनिंग होते हैं, उसी आधार से वहां पर बात किया जाता है। तो हम लोग यह कॉस वाले फैक्टर को यहां पर ले आए और इस फैक्टर का नाम कहते हैं दिस इज एम्पलीट्यूड। तो दो वेव के मीट करने से न्यू वेव का फॉर्मेशन होगा और वह नया वेव जो बनेगा उसका एम्पलीट्यूड यही बड़ा ये है जो 2a cos π/2 के बराबर होगा। तो एम्पलीट्यूड यहां से निकल गया और यह है इनिशियल फेज। अब दो वेव आप लिए, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, दोनों मिल गया, नया वेव बना। नया वेव जो बनेगा उसका इनिशियल फेज 60 डिग्री बाई 2 यानी 30 डिग्री आएगा। ये एक्सप्लेनेशन इसी बात को बताता है, लेकिन शर्त यह है कि मिलने वाले दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो सेम एम्पलीट्यूड के दो वेव मिलेंगे तो नया वेव बनेगा, वह आपके सामने। अब देखिए यहां से नया वेव का जो एम्पलीट्यूड है वह इस रिजल्ट पर डिपेंड कर रहा है, यानी फाई का वैल्यू अलग अलग रखिएगा तो एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। इंटरफेरेंस होने के बाद जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं होते हैं, वह वेरिएबल होता है। अब फाई का वैल्यू 0 डिग्री रखिएगा तो एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा। अब फाई का वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री रखिएगा तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा।
इंटरफेरेंस होने के बाद जब वेव बनता है उस वेव का एम्पलीट्यूड वेरिएबल होता है। एम्पलीट्यूड वेरिएबल है तो इंटेंसिटी भी वेरिएबल होगा, इंटेंसिटी वेरिएबल है तो एनर्जी भी वेरिएबल होगा। कहने का मतलब यह रूम है, इसमें एक वेव आप भेजेंगे वेव, तो यहां इंटेंसिटी मान लीजिए 50 है, यहां भी इंटेंसिटी 50 होगा, सब जगह इंटेंसिटी 50 होगा। लेकिन आप दो वेव जब भेजते हैं, इसमें एक साथ दो वेव को भेजा गया है, तो अब कहीं इंटेंसिटी 50 तो कहीं 10, कहीं 0, कहीं फिर 10, फिर 50। दिस इज वेरिएबल इंटेंसिटी। इसीलिए हम लोग इंटरफेरेंस को जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि जब दो वेव मिलता है तब पूरे मीडियम में एनर्जी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर जगह एनर्जी के वैल्यू अलग अलग होते हैं। अब दो वेव के मिलने से वाइब्रेशन हो रहा है, तो कहीं पर ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, कहीं पर कम होगा। एम्पलीट्यूड वेरिएशन के कारण इंटेंसिटी भी अलग अलग होते हैं। तो स्टेटमेंट में जो लिखे थे वह मैथमेटिकली यहां से एक्सप्लेन होता है। खैर, ये नया वेव का आप एम्पलीट्यूड पढ़े हैं, अब नया वेव का इंटेंसिटी। देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव, नया वेव का एम्पलीट्यूड अभी अभी पढ़े हैं 2a cos π/2। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ न्यू वेव, इंटेंसिटी तो आप किसी भी वेव का निकालिए एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो यहां से हम लोग लिखेंगे इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए आगे, हम लोग जब क्लास आज शुरू किए तो दो वेव लिए थे, वेव 1, वेव 2। पहला वेव को यह लिखे a sin ωt माइनस kx, दूसरा वेव को y2 बराबर a sin ωt माइनस kx प्लस फाई, ऐसा हम लोगों ने लिया है। अब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होगा। इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी को I0 से लिखे थे और यह प्रोपोर्शनल था a स्क्वायर। अभी दोनों वेव के मिलने से न्यू वेव बना, जिसके बारे में हम लोग अभी अभी पढ़े। न्यू वेव y बराबर y1 प्लस y2, और इसका वैल्यू जब कैलकुलेट किए तो यही आया 2a cos π/2 sin ωt माइनस kx प्लस π/2। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखे कैपिटल A sin ωt माइनस kx प्लस π/2। आप अभी तक जितना इंटरफेरेंस में पढ़े हैं वही सब हम अभी तक लिखे हैं, जो बता जा चुका है। अब इंटेंसिटी जानने का बारी है। वेव 1 और वेव 2 का एम्पलीट्यूड सेम है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और नया वेव यही बना है, इसका इंटेंसिटी अगर लिखा जाए, इंटेंसिटी I
प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल ए स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। यहीं से हम लोग लिखते हैं बाई इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 1। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या है, आई। पहला इक्वेशन है आई नॉट, ये बराबर हो जाएगा बड़ा ए स्क्वायर बाई छोटा ए स्क्वायर। जब रेशियो हम लोग लेते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कट जाता है। एक बार फिर से शुरू से अभी तक क्या क्या वर्क आज की क्लास में हम लोग किए हैं, इस पर हम लोग अपना ध्यान लगाइए, आप लोग ध्यान लगाइए। दो वेव लिए थे, y1 y2 से लिखे थे, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लिए थे, दोनों का फ्रीक्वेंसी ओमेगा लिए थे, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई लिए थे। जहां फाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होगा और उसको आई नॉट से लिखे, डेट प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब दोनों वेव को मिलाए, मिलाने के बाद नया वेव का यही इक्वेशन मिला और इसमें हम लोग यहां पर बड़ा ए लिखे, दिस इज एम्पलीट्यूड। नया वेव का जब इंटेंसिटी लिखेंगे तो यह प्रोपोर्शनल होगा नए वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। अब नया का इंटेंसिटी पुराने के इंटेंसिटी से रिलेट करना है तो हम लोगों ने यहां पर रेशियो ले लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब रेशियो लेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी से यह प्रोपोर्शनलिटी भी कट जाएगा और डायरेक्ट यह। अब इस बड़ा ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहां पर देख रहे हैं बड़ा ए कितना होता है, या ऊपर में भी लिखा हुआ है, या यहीं पर पुट कर दीजिए आई बाई आई नॉट बराबर बड़ा ए का वैल्यू है ऊपर 2a cos 5/2 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे है a स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए, आई बाई आई नॉट यह हो जाएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 और नीचे में है a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और यहीं से आई बाई आई नॉट इक्वल्स 4 cos स्क्वायर 5/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यह होगा 4i नॉट cos स्क्वायर 5/2। नया वेव का इंटेंसिटी आपके सामने है, दिस इज इंटेंसिटी। दो वेव के मिलने से जो नया वेव बनेगा उसका इंटेंसिटी यही है। अब देखिए, आपको बताया यह गया है कि इंटरफेरेंस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। नाम है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब दोनों में अंतर क्या है इसको अब समझना है। तो अभी अभी आप दो वेव को मिलाए, नया वेव बनाए, नया वेव का इंटेंसिटी निकाले हैं, एम्पलीट्यूड निकाले हैं।
अब देखिए, नया वेव का इंटेंसिटी अगर सबसे ज्यादा हो जाए, नया वेव का एम्पलीट्यूड अगर सबसे ज्यादा हो जाए, दैट इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। अगर नया वेव का इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाए तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। आई बराबर मिनिमम और एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम होगा। अब ये मिनिमम मैक्सिमम होगा कैसे, वो तो इक्वेशन से पता चलेगा। देखिए हम लोग जानते हैं सेंस, अभी अभी पढ़े हैं, एम्पलीट्यूड बराबर होता है 2a cos π/2 और इंटेंसिटी बराबर पढ़े हैं 4I0 cos स्क्वायर π/2। हमको ये दोनों मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम तो तब होगा जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। यहीं पर लिखेंगे 4 मैक्सिमम, मैक्सिमम a और i, a और i का वैल्यू आपको सबसे ज्यादा चाहिए तो cos का वैल्यू सबसे ज्यादा करना होगा, यानी cos π/2 मैक्सिमम होना चाहिए। और आप जानते हैं cos थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है, यानी 1 होना चाहिए। और यह कितना डिग्री पर होता है ये भी हम लोग जानते हैं, यहीं से लिखेंगे π/2 बराबर cos थीटा का वैल्यू 1 कितना कितना डिग्री पर होता है 0, इसके बाद 2π, इसके बाद 4π, इसके बाद 6π। ये सब वह एंगल है जिस पर cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो फेज डिफरेंस का वैल्यू ये सब आना चाहिए। मिनिमम में आइए 4 मिनिमम, मिनिमम a और i, a और i का वैल्यू अगर आपको मिनिमम करना है तो cos π/2 का वैल्यू मिनिमम करना होगा। और यह वैल्यू मिनिमम कितना होता है ये भी हम लोग जानते हैं, -1 होता है। और यहीं से एंगल का वैल्यू आप लिखिएगा पाई, 3π, 5π। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव तब होगा जब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। वहीं पर ये सब लिख दीजिए। तो आज हम सभी स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ने आए हैं। स्टैंडिंग वेव क्या होता है इसको समझना है पहले, फिर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। सीधे सीधे आपको ये बताया जा रहा है कि एक वेव इधर से गया, दिस इज वेव 1, एक वेव उधर से आया, दिस इज वेव 2। ये है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, एक वेव एक्स के तरफ जा रहा है, दूसरा वेव एक्स के अपोजिट आ रहा है। पहला वेव का एम्पलीट्यूड ये है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, दूसरे वेव का भी एम्पलीट्यूड ये है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ये दोनों वेव मिल जाएगा, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इधर से वेव गया उधर से आया, दोनों मिलेगा। मिलने के बाद नया वेव बनेगा। जो नया वेव यहां पर बनेगा उसी नया वेव का नाम स्टैंडिंग वेव रखा गया है। एक बार फिर शुरू से समझ लीजिए। एक वेव एक्स के तरफ गया, दूसरा वेव एक्स के अपोजिट आया, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम था, दोनों मिल गया। मिलने के बाद जो वेव बनेगा उसी का नाम स्टैंडिंग वेव रखा गया है। तो स्टैंडिंग वेव दो वेव के मिलने से बनता है। स्टैंडिंग वेव उस दो वेव के मिलने से बनता है जिसका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है।
दोनों का फेज भी सेम होता है। पहला वेव का फेज है ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरा वेव का भी फेज होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ऐसे दो वेव के मिलने से जो वेव बनेगा वही है स्टैंडिंग वेव। अब आगे, स्टैंडिंग वेव जब बन जाता है तो उसमें कौन कौन सी खास प्रॉपर्टी होता है, इस सब के बारे में हम लोग को समझना है। तो जो हेडिंग दिए हैं इसी में नीचे लिखिएगा, द वेव which is formed by interference of two wave, which is formed by interference of two wave propagate interference of two wave propagate in opposite direction, having same amplitude, and frequency, वहीं पर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कंसीडर टू वेव propagate in opposite direction having equal amplitude A, propagate in opposite direction having equal amplitude A, छोटा a, and frequency omega। देखिए यह रूम है, इस रूम में एक वेव इधर से जा रहा है, देखिए ये है y एक्सिस, यह है x एक्सिस, एक वेव इधर से जा रहा है, दिस इज वेव 1। वेव 1 का इक्वेशन क्या होगा, सो लिख दीजिए वेव 1 y1 इक्वल्स a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब वेव 2 को लीजिए, y2 इक्वल्स, अब देखिए वेव दूसरा जो है उधर से आ रहा है, दिस इज वेव 2, तो दूसरा वेव का भी एम्पलीट्यूड a है, साइन फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है t। और दूसरा वेव जो है ना x के अपोजिट है, जब वेव x के तरफ जाता है तो माइनस के एक्स लिखते हैं, x के अपोजिट आता है तो प्लस के एक्स लिखा जाता है। ऐसा शुरू के क्लासेस में हम लोग पढ़े, यही दोनों वेव है, यही दोनों मिल के बनाएगा स्टैंडिंग वेव। यहीं पर लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, यहीं से y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो दो वेव को अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया,
दोनों को ऐड करेंगे स्टैंडिंग वेव बनेगा। वही बनाने का यहाँ पर वर्क हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसमें ए कॉमन हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं y बराबर ए कॉमन हो गया, बचा क्या, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इसके बाद जो है फिर से कल ही के जैसे साइन सी प्लस साइन डी का इस्तेमाल करेंगे। सेंस साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी फार्मूला का यूज करिए, यहीं से y बराबर हो जाएगा a, यहाँ पर टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहाँ पर आ गया टू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई टू। इसी को सोल्व करिए तो y बराबर 2a साइन, यहाँ देखिए के एक्स से के एक्स कट जाएगा, ओमेगा टी टू ओमेगा टी होगा, 2 से डिवाइड करिएगा और यह रिजल्ट मिलेगा आपको ओमेगा टी। यहाँ पर देखिए कॉस ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा और फाइनल आपको यही मिलेगा। कल भी बताए थे कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, यहीं से y इक्वल्स 2a साइन ओमेगा टी और यह हो गया कॉस के एक्स। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स 2a कॉस के एक्स और यहीं से साइन ओमेगा टी और यहीं से y इक्वल्स कैपिटल A साइन ओमेगा टी। इसी को कहते हैं स्टैंडिंग वेव। इस इक्वेशन में जो बड़ा ए लिखे आप, वेयर यह कैपिटल ए, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्टैंडिंग वेव और यह कैपिटल ए लिखा गया है 2a cos kx की जगह पर। तो स्टैंडिंग वेव का फाइनल इक्वेशन हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं। स्टैंडिंग वेव y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं के एक्स वाला टर्म सब नहीं है, यानी यह सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। कहने का मतलब यह स्टैंडिंग वेव का नाम स्टैंडिंग वेव इसलिए रखा गया है कि वह वेव चलता नहीं है, वह वेव एक ही जगह अपने जगह को मेंटेन रखता है। इधर से वेव गया उधर से आया, दोनों मिल गया, जो वेव बनेगा वह
स्टेशनरी वेव होता है, यानी एक ऐसा वेव जो रेस्ट में होता है, लेकिन पार्टिकल लगातार वाइब्रेट करेगा। हम सब लोग जानते हैं कि ये सब जो वाई लिखा हुआ है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। वेव का डिस्प्लेसमेंट तो यह होता है यक्स। तो हम लोग जो अभी फिगर बनाए थे, इसमें वेव इधर से भेजे, इधर से भी आया वेव, यहां पर यक्स बराबर 0, जहां पर यक्स बराबर यक्स है, यह वेव भी इधर से पहुंचा, यह भी पहुंचा। इस पहला वेव का इक्वेशन लिखे तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा वेव जो आया तो इसका इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों वेव ने मीट किया और न्यू वेव बना, न्यू वेव यही। और ये जो नया वेव बना, इसमें के एक्स वाला टर्म नहीं है। आप यह भी कहेंगे कि सर ऊपर में तो के एक्स है ही, आप हटा दिए, लेकिन यह के एक्स जो हम हटाए हैं, यह एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटर है। मेन फंक्शन आपका यही यहां पर रिमेनिंग है, जो टाइम फंक्शन है, टाइम के केस में है, यानी टाइम बदलते रहेगा, वह केस यहां है। इस टी के साथ यहां यक्स नहीं है। तो कहने का मतलब यह, स्टैंडिंग वेव जब बनते हैं तो वेव तो रेस्ट में होते हैं, लेकिन पार्टिकल लगातार वाइब्रेट करता है। नेक्स्ट, ये जो पूरा टर्म लिखा गया 2a cos के एक्स, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। दो वेव के मिलाने से जो स्टैंडिंग वेव बना, उसका एम्पलीट्यूड आपका यही है। इसके बाद देखिए, ये एम्पलीट्यूड का इक्वेशन यह बताता है कि स्टैंडिंग वेव बन जाने के बाद एम्पलीट्यूड का वैल्यू यक्स के वैल्यू पर डिपेंड करता है, यानी एक्स का वैल्यू अलग अलग लीजिएगा तो एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा। अभी मीडियम है, यक्स बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड अलग आएगा, एक्स बराबर 1 पर अलग आएगा, 2 पर अलग आएगा, 3 पर अलग आएगा। कहने का मतलब स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड पूरे मीडियम में सब जगह सेम नहीं होता है, हर पोजीशन पर अलग अलग होते हैं। ये सब लिखने के बाद वहीं पर नीचे पॉइंट देकर के लिखिएगा द स्टैंडिंग वेव remains stationary but particles of the medium continues in their vibration लिख लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द एम्पलीट्यूड is not uniform throughout the medium which depends on x वहीं पर नया हेडिंग दे दीजिए एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। एम्पलीट्यूड का जो इक्वेशन है, वह इक्वेशन कुछ इसी तरह से है, a बराबर 2a cos के एक्स, कॉस फंक्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट
हाँ तो देखिए स्टैंडिंग वेव इस मीडियम में बन गया है, यह x है और ये y है, यही है मीडियम, ये मीडियम है, इसी में x y एक्सिस बना लिए है। तो जो एम्पलीट्यूड होगा, इधर हम एम्पलीट्यूड ले लेते हैं, दिस इज एम्पलीट्यूड, और यह x, एम्पलीट्यूड और x के बीच ग्राफ में बनाने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं फंक्शन कॉस में लिखा हुआ, तो कॉस का ग्राफ मैक्सिमम से शुरू होता है, अगर ग्राफिकली बनाइएगा तो यह, ये जो देख रहे हैं दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड। यहां पर आप देखिए x का वैल्यू 0 है, x बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। इक्वेशन आपके सामने है, आपसे पूछा जाए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है इसमें, तो क्या बताइएगा, 2a। और यहां पर देखिएगा दिस इज मिनिमम एम्पलीट्यूड -2a। तो इसमें आप देख रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव बन जाने के बाद यहां का जो पार्टिकल होगा ना, वह यहां तक इसका एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ के पार्टिकल यहीं तक एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ के पार्टिकल का यह एम्पलीट्यूड, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यह, यानी वाइब्रेशन में तो सारा पार्टिकल है, लेकिन सब का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। हम यहाँ क्या बताए हैं एक बार फिर से देखिए, जब इस रूम में स्टैंडिंग वेव बन जाएगा तब यह जो पार्टिकल है यहाँ पर, यह पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा। यहाँ का जो पार्टिकल है वह इतना ही दूर में वाइब्रेट करेगा, यह कोई और पार्टिकल जैसे यह लिए तो वह यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा। जो पार्टिकल यहाँ पर है इसको देखिए कि कहीं नहीं जाएगा और यह पार्टिकल हमेशा रेस्ट में रहेगा। स्टैंडिंग वेव बनने के बाद मीडियम का जो पार्ट रेस्ट में रहता है, जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है, उस जगह को नोड के नेम से जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड नोड। और जहां पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है यह जगह, इसको हम लोग एंटी नोड के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंटी नोड। तो स्टैंडिंग वेव में नोड और एंटी नोड नाम के दो जगह होते हैं, पोजीशन होते हैं। नोड पर रहने वाला पार्टिकल रेस्ट में, एंटी नोड पर रहने वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। ठीक है, वहीं पर फिगर बना लीजिए और इसी के नीचे लिखिएगा नोड सिर्फ यही नहीं है, यहां जो देख रहे हैं ये भी नोड होगा, जहां जहां एम्पलीट्यूड 0 उस सब को नोड कहा जाता है, ये सब नोड है। और जहां जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है दैट इज एंटी नोड। तो पिछले साल 2021 में अप्रैल महीना में हम लोग यह 11 का क्लास शुरू किए थे। हालांकि 10-15 दिन के बाद 1 महीना के लिए क्लास फिर बंद हो गया था। उस समय कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा खौफ चल रहा था, तो उस कारण से हम लोग 1 महीना नहीं पढ़े, फिर वापस किए कम बैक। तो वेक्टर से शुरू किया गया सफर आज वेब पर पहुंच गया है। वेब अंतिम चैप्टर है 11 क्लास का। हालांकि बीच के 2-3 चैप्टर हम लोग अभी नहीं पढ़े हुए हैं, अब पढ़ने ही वाले हैं।
कल से मार्च शुरू हो रहा है, कल वेब भी समाप्त हो जाएगा और परसों से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम थर्मल फिजिक्स है। थर्मल फिजिक्स का पढ़ाई हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। तो पढ़ाई समझिए एक गाड़ी के जैसा है। आप गाड़ी पर चढ़ गए तो गाड़ी चलते चलते भारतीय रेल के जैसे आप बैठ जाइए ना, आपको तमिलनाडु से लेके केरला से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कहां कहां से घूम के आ जाइएगा। तो वही बात है, जब शुरू करते हैं तो हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। पढ़ाई का मतलब सिर्फ वेक्टरें पढ़ना नहीं है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ लॉ ऑफ मोशन नहीं है, फिजिक्स पढ़ने का मतलब केवल ग्रेविटेशन नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम है। अब बाकी सिस्टम तो 12th क्लास में है जो हम लोग अभी पढ़ने ही वाले हैं। तो एक दिन, एक चैप्टर, एक महीना में नहीं घबराना चाहिए, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। धैर्य और इत्मीनान से जो काम करते हैं वही सफल होते हैं। चलिए फिगर बना लिए, इसी के नीचे नया हेडिंग दीजिएगा, लिखिएगा पहले एंटीनोड। उसी में लिखिएगा द पोजीशन एट विच amplitude of a standing wave will be maximum. Amplitude of a standing wave will be maximum is called antinode. Is called antinode. वहीं पर नीचे लिखिएगा डेट इज एट एन। एंटीनोड को ही शॉर्ट में एन लिखते हैं। एंटीनोड पर एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू होता कितना है ये भी आप जानते हैं, ए मैक्स। अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे कितना, 2a। अब देखिए सेंस एम्पलीट्यूड, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड ए बराबर हम लोग पढ़े हैं 2a cos kx। आपको ए का वैल्यू जहां जहां मैक्सिमम होगा वहीं वहीं एंटीनोड बनेगा। तो यहीं पर लिखेंगे एट एंटीनोड ए का वैल्यू मैक्सिमम होता है, ऐसा हम लोग समझ गए हैं। आप देखिए फॉर मैक्सिमम ए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए यही एम्पलीट्यूड और इक्वेशन यही है। कोई भी इक्वेशन फिजिक्स में साइन और कॉस में लिखा रहे तब उसका वैल्यू मैक्सिमम तब होता है जब साइन और कॉस मैक्सिमम हो। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए कॉस वाला फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। यहीं पर लिखेंगे कॉस के एक्स, ये मैक्सिमम होना चाहिए। और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, कितना होता है 1। तो कितना डिग्री पर यह वैल्यू होता है, 0 डिग्री। यहीं से 0 डिग्री, 360 डिग्री, या पाई में लिखिएगा तो ऐसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सब वह एंगल है जिस पर कॉस का वैल्यू 1 होता है। इन सब को एक इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं, के एक्स बराबर एन पाई, जहां एन का वैल्यू 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिखिए 2n पाई, वेयर यह जो n देख रहे हैं दिस इज इंटीजर, और इस n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर आगे तक। अब यह वैल्यू हम लोग यहां पुट करिएगा तो यही रिजल्ट सब आएगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से आइए, यहां से x निकालिएगा तो कितना आएगा,
x बराबर हो जाएगा 2πn/k। तो कहां कहां पर एंटी नोड बनेगा वो यहां से कैलकुलेट होगा। n का ये सब वैल्यू रखते जाइए। तो देखिए n का वैल्यू 0 रखिएगा तो x 0, n का वैल्यू 1 रखिएगा तो x आएगा 2π/k, n का वैल्यू 2 रखिएगा 4π/k, n का वैल्यू 3 रखिएगा 6π/k। ये सब वह पोजीशन है जहां पर एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। तो वहीं पर इसको लिख लीजिए। हम आपको फिर से फिगर बना के ये सब बताएंगे या अभी ये बता देते हैं। देखिए यह है एंटी नोड, यह भी है एंटी नोड, यह भी एंटी नोड। कहां कहां बना है वही बताना। दूसरा एंटी नोड यह है, यहां पर यक्स का कितना वैल्यू होगा सो आप निकाले हैं। कितना है वहां देखिए कितना है 2π/k। फिर एंटी नोड यहां बना है, यहां पर कितना होगा 4π/k। इसी तरह से सब जगह हम लोग लिखते हैं 6π/k। ये सब एंटी नोड था। अब नोड की बात करते हैं। यहीं पर लिखेंगे नोड, द पोजीशन at which amplitude will be 0 is called node। that is at node एम्पलीट्यूड का वैल्यू 0 होगा। अब देखिए सेंस एम्पलीट्यूड बराबर हम लोग पढ़े हैं 2a cos kx, और इसका वैल्यू 0 रख देना है 2a cos kx, और यहीं से cos kx बराबर हो गया 0।
देखिए कॉस थीटा का वैल्यू 0 आया है, कॉस के एक्स 0 आ गया है, नोड पर एम्पलीट्यूड 0 होता है, इसीलिए कॉस थीटा भी 0 होना चाहिए। और कॉस थीटा का वैल्यू 0 कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। ऐसे π/2, या फिर इस पर भी होता है 3π/2, 5π/2। ये सब वह एंगल है जिस पर कॉस थीटा का वैल्यू 0 होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2n-1 π/2, जहां पर n का वैल्यू 1 से रखना है, 1 2 3 4। n का वैल्यू 1 रखिएगा π/2 आएगा, n का वैल्यू 2 रखिएगा 3π/2 आएगा। मतलब यही सिलसिला चलते रहेगा। यहीं से x निकालिएगा तब देखिए क्या आएगा, 2n-1 और यहां पर π/2 के। के का वैल्यू भी आप जानते हैं, वो भी रख सकते हैं। सेंस के बराबर क्या पढ़े हुए हैं? वेव समाप्त हो रहा है, क्या पढ़े हुए हैं? के बराबर वेव कांस्टेंट के बराबर कितना होता है? देख करके भी बता दिए रहते हैं, हमको देखते रहते हैं। ओमेगा बाई भी। और क्या होता है? ये सब चीज भूलने वाला होता है जो आप लोग भूल जाते हैं। वेव चैप्टर पढ़े ये सब भूल गए। के बराबर होता है 2π/λ। अब इसको सोल्व करिए तो पाई से पाई कट गया और यहीं से x का वैल्यू आएगा 2n-1 λ/4। अब n का वैल्यू पुट करते जाइए, यहीं से देखिए डेट इज x का वैल्यू होगा λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4। ये सब वह जगह है जहां पर नोड बनेगा। दिस इज पोजीशन ऑफ नोड। तो स्टैंडिंग वेव जब बनता है तो नोड और एंटी नोड बनते हैं। नोड कहां पर बनेगा, एंटी नोड कहां पर बनेगा, वह आपके सामने है। इसमें हम के के टर्म में रहने दिए, अगर लेमडा के टर्म में लिखते तो वो भी होता। तो हम सभी स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें मुख्य बातें यही पढ़े कि एक वेव लेफ्ट साइड में जाएगा, मतलब राइट साइड में जाएगा, और दूसरा लेफ्ट साइड में आएगा। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, कि दोनों वेव मिल जाएगा। मिलने के बाद जो नया वेव बनेगा वही होता है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव के केसेस में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम लगातार वाइब्रेट करता है, लेकिन वेव रेस्ट में होता है, इसीलिए इसका नाम स्टेशनरी वेव भी रखा गया है, रेस्ट में होने के कारण। इसके बाद स्टैंडिंग वेव मीडियम में बन जाने के बाद मीडियम के सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बराबर बराबर नहीं होता है, सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग होते हैं, और वह एम्पलीट्यूड इसी इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है। x बराबर 0 पर अलग एम्पलीट्यूड, x बराबर 1 पर अलग एम्पलीट्यूड, x बराबर 10 पर अलग एम्पलीट्यूड। इस सब के बाद मीडियम में जहां जहां एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा उस जगह का नाम एंटी नोड रखा गया है, और जहां जहां एम्पलीट्यूड 0 होगा उसको नोड कहा गया है। एम्पलीट्यूड 0 का मतलब है पार्टिकल में कोई डिस्टरबेंस हुआ ही नहीं। पार्टिकल यहां पर था, स्टैंडिंग वेव के आने के बाद भी पार्टिकल रेस्टे में है, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, दैट इज नोड। और एंटी नोड जहां बनता है वहां पर पार्टिकल सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगा, बाकी सब जगह थोड़ा सा होगा, कोई ज्यादा होगा, कोई और ज्यादा होगा, कोई सबसे ज्यादा होगा।
जहां सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, एम्पलीट्यूड होगा, डेट इज एंटी नोड। जहां सबसे कम होगा या जीरो होगा, डेट इज नोड। तो नोड वहां होते हैं जहां एम्पलीट्यूड नहीं होते हैं। इस ए का वैल्यू यहां जीरो रखते हैं तो यह रिजल्ट आता है 2a cos kx, और यहीं से cos kx बराबर, जैसा कि कल आपको बताए थे, 2n प्लस 1, और यहां पर हम लोग लिखे थे पाई। प्लस लिखे थे कि माइनस लिखे थे? माइनस लिखे थे। कुछ भी आप लोग पढ़ के क्यों नहीं रखते हैं? साफ साफ एकदम न्यूट्रल रहते हैं। ऐसे कोई स्टूडेंट पढ़ता है जहां पर n का वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर आगे तक। एंटी नोड के केस में एम्पलीट्यूड 2a है तो यहां पर 2a रख दी, 2a बराबर 2a cos kx, और यहां से cos kx जब हम लोग निकालते हैं तो आता है 1, और यहीं से kx बराबर होता है 2 पाई n, जहां पर n का वैल्यू, वेयर n का वैल्यू 0 से शुरू करेंगे। तो ये है एंटी नोड और यह है एंटी नोड। यहां से आप यक्स का वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहीं से कैलकुलेट किया जाए, ये cos kx 0 हो गया, तो यहां से kx बराबर हम लोग लिखते हैं 2n माइनस 1 पाई बाई 2। तो यहां से यक्स जब निकालिएगा तो यह बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1, और यह हो गया पाई बाई 2 के। यहां पर निकालिएगा यक्स तो ये हो जाएगा 2 पाई n बाई के का वैल्यू हम लोग जानते हैं, सेंस के बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा। यहां पर भी के बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा। वैल्यू पुट कर दीजिए कि के जगह पर यहां लाइएगा 2 पाई बाई लेमडा, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, लेमडा ऊपर चला जाएगा, यानी x बराबर होगा n लेमडा। ये एंटी नोड कहां कहां होगा वहां का पोजीशन बताएगा। दिस इज पोजीशन ऑफ एंटी नोड। और यहां पर आप रखिए तो x का वैल्यू देखिए आएगा 2n माइनस 1, और यहाँ 2 पाई रखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 रह जाएगा, और 2 भी है। तो यहाँ 2 भी रह जाएगा, पाई से पाई कट गया, और यह आएगा लेमडा बाई 4। ये जो देख रहे हैं यह पोजीशन है ए नोड का। दिस इज पोजीशन ऑफ नोड। एक यहां पर सुधार करना है, उसको समझ लीजिए पहले। एम्पलीट्यूड यही होता है 2a cos kx। कल भी यह आपको बताए थे। इस तरह से एम्पलीट्यूड cos में लिखा हुआ है तो ग्राफ ऐसे बनाएंगे, यह है एम्पलीट्यूड, यह है x। जैसा कि हम लोग जानते हैं यह जगह है एंटी नोड, यह भी है एंटी नोड, और ये जो देख रहे हैं ना यह भी एंटी नोड है, यह भी है एंटी नोड। तो देखिए इस एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड का वैल्यू है प्लस 2a, और यहां पर होगा माइनस 2a। तो एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड प्लस के साथ साथ माइनस में भी होता है, ऐसे प्लस माइनस 2a। यहां पर भी लिखेंगे प्लस माइनस 2a, यह आएगा प्लस माइनस। यहां से हम लोग यह लिखते हैं n पाई, क्योंकि 180 डिग्री पर -1 होगा, 0 डिग्री पर 1 होगा। ठीक है, यहां ये करेक्शन हम लोग को करना है। n का यही सब वैल्यू होगा। यहां से आप यक्स निकालेंगे तो यह हो जाएगा पाई n बाई के, ये वैल्यू रखिएगा तो रिजल्ट आपका ये आएगा।
कितना आएगा x बराबर, कितना लिखे, मतलब k का वैल्यू रख देना है पाई n और k हट गया, इसकी जगह पर ही लिखना है 2 पाई बाई लेमडा। अब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, n लेमडा बाई 2। तो ये कहां कहां एंटी नोड बनेगा वह जगह है, और ये कहां कहां नोड बनेगा वह, इसी का अगला लाइन लिख रहे हैं। हाँ देखिए, ये नोड वाले में नोड और यह है एंटी नोड। अब n का वैल्यू आप एक रख के देखिए तो x बराबर आप लिखेंगे, n का वैल्यू एक रखिएगा तो क्या आएगा, लेमडा बाई 4। 2 रखिएगा तो 3 लेमडा बाई 4। 3 रखिएगा तो 5 लेमडा बाई 4। इस तरह से ही बढ़ते चलेगा। इसमें अगर n का वैल्यू आप रखते हैं तो x बराबर आएगा 0 लेमडा बाई 2, इसके बाद 2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2। ये देखिए पहला एंटी नोड है, फर्स्ट एंटी नोड, दिस इज सेकेंड एंटी नोड। ये जो देख रहे हैं थर्ड एंटी नोड, ये है फोर्थ एंटी नोड। इस तरह से सिलसिला बढ़ते रहेगा। यहां देखिए, ये है फर्स्ट नोड, ये है सेकेंड नोड। ये सब क्या बता रहे हैं थोड़ा समझिए, सिर्फ लिखिए मत। आप लोग अभी तक सिर्फ लिखने का ही काम किए हैं, पढ़ने और सीखने का कोई काम नहीं करना चाहते रहते हैं। कॉपी में भर के क्या होगा जब आपको मिलता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। यहां पर बन गया है एंटी नोड, यहां भी बना है एंटी नोड, यहां भी बना है एंटी नोड, यहां भी बना है एंटी नोड। ये सब एंटी नोड का पोजीशन है। यहां पर है नोड, यहां पर है नोड, यहां पर है नोड, यह भी है नोड और यह भी है नोड। अब देखिए, पहला नोड यह है, कहां पर बनेगा, लेमडा बाई 4 पर, यानी ये डिस्टेंस लेमडा बाई 4 होगा। ये चीज अभी अभी आपको बताया गया। दूसरा नोड यहां पर बना है, यह डिस्टेंस यहां से कितना होगा सो आप यहां देख रहे हैं, कितना है 3 लेमडा बाई 4। तीसरा नोड जो बना है यह कितना डिस्टेंस पर होगा वो भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, 5 लेमडा बाई 4। मतलब ये सब बातें आपको अभी सिखाया गया है, जो कल हम लोग नहीं कर पाए थे, आज कर रहे हैं। अब एंटी नोड को देखिए, पहला एंटी नोड यही है, कहां पर बनेगा, 0 पर। और दूसरा एंटी नोड यह है, यह कितना पर बना, लेमडा बाई 2। इसके बाद यह है एंटी नोड, यह कितना पर बना, 2 लेमडा बाई 2। फिर यह है, दैट इज 3 लेमडा बाई 2। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड, and this is position of node and antinode in a standing wave। शुरू से एक बार फिर से समझ ली। कल जब हम लोग दो वेव को मिला के स्टैंडिंग वेव बनाए तो उस नया स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड का यही इक्वेशन आया। इसमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू अगर मैक्सिमम होता है तो एंटी नोड बनता है, 0 होता है तो नोड बनता है। तो ए का वैल्यू 0 रख दिए, ठीक है, तो यहां से cos kx 0 हो गया, और cos थीटा का वैल्यू 0 सिर्फ आप जानते हैं 90 डिग्री 270 डिग्री इस तरह से होते हैं। तो हम लोग इसको इस टर्म में लिख दिए, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 होगा, 3 पाई बाई 2 होगा, 5 पाई बाई 2 होगा, 7 पाई बाई 2 होगा। ये सब वह एंगल है जिस पर cos थीटा 0 होता है, यहां पर लिख लिए। यहां से n का ये सब वैल्यू पुट किया जाएगा,
दूसरे तरफ एंटी नोड में जब आए तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम लेना है। यहां पर रख दिए 2a, 2a से 2a कट गया, cos के x 1 हो गया, प्लस में भी 1 माइनस में भी 1। कितना एंगल पर यह घटना घटेगा? n पाई, क्योंकि एक ही एंगल पर cos थीटा प्लस 1 नहीं होता है, दूसरे एंगल पर भी होता है, तीसरे पर भी होता है, चौथे पर भी होता है। सिर्फ एक के बार cos थीटा एक नहीं होता है, कई बार होता है। cos थीटा और sin थीटा के वैल्यू रिपीट करते हैं, तो इसीलिए हम लोग एंगल के लिए यह टर्म यूज किए, इंटीजर का इस्तेमाल किए। अब n का वैल्यू 0 रखिएगा तो kx 0 डिग्री होगा, n का वैल्यू 1 रखिएगा तो पाई हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 2 पाई, 3 रखिएगा 3 पाई। इस दोनों रिलेशन से हम लोगों ने x का वैल्यू कैलकुलेट किया, फिर k का वैल्यू पुट कर दिया। फाइनली x का यही वैल्यू आया एंटी नोड के लिए, यह वैल्यू आया नोड, मतलब ये वैल्यू एंटी नोड के लिए और ये आया नोड के लिए। अब n का वैल्यू बदलते जाएंगे, नोड का पोजीशन बदलते जाएगा। स्टैंडिंग वेव जब बनता है तो एक ही नोड नहीं बनता है, हजारों नोड बनते हैं। कहां कहां पर बनेगा वो सबका पोजीशन यह है, कहां कहां एंटी नोड बनेगा वो सबका पोजीशन ये है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया गया है, तो वहीं पर अब इसको लिख लीजिए। तो नोड और एंटी नोड के बारे में हम लोग पढ़े, और ये नोड और एंटी नोड तब बनेगा जब स्टैंडिंग वेव बनेगा। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब आगे हम लोग पढ़ने आए हैं कि स्टैंडिंग वेव में जो नोड और एंटी नोड बनता है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, वही फिगर फिर से बनाने जा रहे हैं। यह है एक्स एक्सिस, आप देख लीजिए ओरिजिन के सामने क्या बना है, ओरिजिन के सामने क्या बना हुआ है, एंटी नोड। यह है एंटी नोड, और इसके बाद क्या है, नोड, इसके बाद फिर है एंटी नोड, फिर है नोड, फिर है एंटी नोड। इसी तरह से तो होता ही है। आज हम लोग जानना चाहते हैं कि नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए यह है एंटी नोड, यह है नोड, यहां से यहां का डिस्टेंस आपको उसमें दिख रहा है कितना है, λ/4। तो याद कर लेना है आवाज से, स्टैंडिंग वेव में सभी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस यही होगा। यानी यहां भी देखिएगा इस दोनों के बीच का डिस्टेंस तो λ/4 आएगा, यहां भी देखेंगे तो λ/4 होगा। दूसरा, नोड से नोड कितना दूर होता है, जैसे ये नोड है और ये भी नोड है, नोड से नोड कितना दूर होगा यह डिस्टेंस, या फिर एंटी नोड से एंटी नोड कितना दूर होगा, ये हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यह पूछा जाए यहां से यहां कितना होता है तो क्या बताएंगे, नोड से एंटी नोड कितना होता है λ/4, अब ये पढ़े हैं। फिर यहां से यहां भी कितना होगा λ/4, यानी 2 बार जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज λ/4 प्लस λ/4, और इसी को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा λ/2। दो लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है। इसी तरह से दो लगातार एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस λ/2 होता है। ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं यह भी होगा λ/2। नीचे हम बना देते हैं ऐसे, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है, लेकिन नोड और नोडे के बीच का डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है। वहीं पर इसको लिख लीजिए,
जब टेस्ट परीक्षा होंगे आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि नोड और नोड के बीच का सेपरेशन क्या होता है, सीधे λ/2, नोड और एंटी नोड λ/4, एंटी नोड और एंटी नोड λ/2। अब थोड़ा मन उन लगाइए पढ़ने में, कब तक न पढ़िएगा, न पढ़ते पढ़ते भी मन उब जाता है। अब तो ये सब पाठ ही खत्म हो गया, अब 1-2 दिन का बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग थर्मल फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। आप लोग का पूरा सिलेबस हो गया रहता, अभी बीच में कुछ हम लोग ढीला ढाला करके पढ़ाई किए। अब देखिए क्या पढ़ने आए हैं, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रेन। एक रस्सी में स्टैंडिंग वेव को स्टेब्लिश करना है, यानी यहां पर स्टैंडिंग वेव को डेवलप करना है। तो इसके लिए एक रस्सी लिए हैं, रस्सी का लीनियर डेंसिटी म्यू है। म्यू का मतलब होता है एक लंबाई का मास, लीनियर डेंसिटी का मतलब है एक लेंथ में होने वाले मास। रस्सी में लगने वाला टेंशन फोर्स T है और रस्सी दोनों तरफ से दीवार में बांध दिया गया है। रस्सी का लंबाई L है। इस रस्सी में अगर कोई वेव मतलब हम लोग पास कराते हैं तो उस वेव का वेलोसिटी यही होगा, स्पीड ऑफ वेव। ये भी आप पढ़ चुके हैं लेकिन याद नहीं होगा। स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, रस्सी में चलने वाले वेव का स्पीड v बराबर क्या लिखते हैं, मतलब जो हम बोले वही सच है, नहीं है याद है, सब चीज नहीं है याद रहता है। साउंड का स्पीड कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड v बराबर क्या पढ़ते हैं, कितना 332। तो एयर में होता है, फार्मूला क्या होता है, साउंड के स्पीड का रूट अंडर E/रो। ये रो है, P नहीं है, रो। दिस इज डेंसिटी, यह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड।
उसी तरह से रस्सी में चलने वाले वेव का स्पीड भी हम लोग पढ़े हैं। कितना आया था? मिलता भी नहीं है आप लोग से कॉपी में, ही बहुत आश्चर्यजनक है। हाँ कुछ बोल रहे थे, क्या लिखे थे? T/μ रूट अंडर। तो ये है वेव ऑन स्ट्रिंग। ये सब इक्वेशन भूलने वाला इक्वेशन है जो आप लोग भूल जाते हैं। मतलब फिर बचाते क्या है? जब सब भूलिए जाइएगा तो बचा के क्या रखे होंगे? ऐसा तो नहीं ना है कि गीता का उपदेश आप पढ़ते रहते हैं, हम धरती पर आए थे मेरे पास कुछ नहीं था, हम धरती पर जाएंगे मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, जो आज है कल नहीं रहेगा, जो कल है वो नहीं रहेगा। ये सब में नहीं ना रहते हैं दिन भर। वो एक प्रवचन है, उपदेश है, हम सबको मोटिवेट करने वाला वह एक तरह से कहिएगा स्लोगन है। ये नहीं कि उसका अनुसरण करते रहे। फिजिक्स हम जन्म लिए थे तो थोड़ी ना हमको फिजिक्स आता था, जब मरेंगे तब भी नहीं आते रहेगा। ऐसा ये सब सोच अच्छा नहीं है। मनुष्य का जन्म धरती पर समय बिताने के लिए नहीं हुआ है, ये बात जान लीजिए। आपके पास देखते हैं धरती पर करोड़ों तरह के एनिमल है, लेकिन दिमाग सिर्फ आप ही लोग के पास है, हम ही लोग के पास है जो कुछ कर सकते हैं। हालांकि दिमाग वो लोग के पास भी है, बाकी एनिमल के पास भी, लेकिन वो सब इन्वेंशन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग देखिए क्या क्या कर रहे हैं। अभी देखते हैं बम बारूद चल रहा है यूक्रेन में, तो मैन है हम लोग तभी ना। मान लीजिए शेर उड़ रहता तो वो सब थोड़ी ना बम बारूद चलाता, तो खुदे जाता ढूंढता कहां पर कौन है, मिला उस पर अटैक करता। हो सकता था वो अपने भी उसमें हार जाता। तो मैन है, मैन जैसे रहिए, ना कि बाकी एनिमल के जैसे। ये रस्सी पर चलने वाले वेव का स्पीड है। वेव के अंत में आपको यह इक्वेशन फिर से एक बार याद दिलाए। इसमें टी रस्सी में लगने वाला फोर्स, म्यू लीनियर डेंसिटी है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। चलिए नेक्स्ट जो काम हम लोग को करना है उस पर आइए। हम लोग को इस स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव को मतलब डेवलप करना है। स्टैंडिंग वेव तो तब न डेवलप होगा जब इधर से भी वेव दीजिएगा इधर से भी दीजिएगा। दोनों तरफ से वेव देने के लिए हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, इस रस्सी को बीच में से पकड़ लीजिए और नीचे खींच दीजिए ऐसे। अगर रस्सी को आप नीचे खींचिएगा तो रस्सी का शेप ऐसा ही हो जाएगा। अब जैसे हम लोग के घर में कपड़ा सुखाने के लिए हम लोग रस्सी बांध देते हैं, तो रस्सी सीधा रहता है, कपड़ा जब डालिएगा तो देखिएगा रस्सी झुक जाता है, वो ऐसे ही झुक जाता है। तो ऐसे आप खींच लीजिए और खींचने के बाद आप छोड़ दीजिए। जब छोड़िएगा तो देखिएगा यह रस्सी अब इस पोर्शन में जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे ऊपर वाइब्रेट करने लगेगा और पूरे रस्सी में एक वेव बन जाता है। दैट वेव इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। ऐसा तब होगा जब रस्सी दोनों तरफ से बांध करके रखा गया। एक शुरू में जब वेव शुरू हुआ था उस समय ऐसा फिगर आपको बताए थे। यहां पर रस्सी फिक्स है, यहां पर मैन अपने हाथ में रखे हुआ है, यह मैन अपने हाथ को ऊपर नीचे करता है तो इस रस्सी में वेव चलने लगता है। ये जो फिगर हम बनाए हैं ये वेव का फिगर नहीं है, ये रस्सी का शेप ऐसा हो जाएगा। वेव तो सीधा चलता है। दिस इज नॉट स्टैंडिंग वेव, दिस इज वेव, दिस इज प्रोपगेशन ऑफ वेव। वहां जो बनेगा वो स्टैंडिंग वेव है, क्योंकि इससे इधर कुछ नहीं होने वाला है, इससे इधर भी कुछ नहीं होने वाला है। यहां का रस्सी यहीं रहेगा, यहां का रस्सी यहीं रहेगा, ये दोनों जगह फिक्स है। एक दूसरे मतलब डिस्प्लेस यहां पर होने की संभावना नहीं है। ठीक है नेक्स्ट, यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, रस्सी यहीं रहेगा, तो यहां पर नोड का फॉर्मेशन होता है। यहां भी वैसा ही है, नोड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बीच में डिस्प्लेस हो रहा है। जहां ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा सबसे ज्यादा वहां पर एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। बात यहीं पर खत्म नहीं होते हैं, इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या बातें हैं उस सब के बारे में आपको बताते हैं यहां पर।
देखिए, आप रस्सी को नीचे खींच करके छोड़िएगा तो इस रस्सी में वाइब्रेशन होगा। वो वाइब्रेशन कई तरह से हो सकता है। एक वाइब्रेशन ऐसा होगा जो आप देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर एंटी नोड बनेगा, यहां पर नोड बनेगा, यहां पर भी नोड बनेगा। यहां से यहां का डिस्टेंस यानी रस्सी का लंबाई L है। अब देखिए आगे, यहां क्या है नोड, यहां क्या है नोड। नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, अभी अभी पढ़ के आए हैं, कितना होता है λ/2। नोड से नोड λ/2, नोड से एंटी नोड होता है λ/4। तो ये रस्सी का जो लंबाई है L, ये बराबर हो जाएगा, देखिए क्या लिखेंगे, यहां से यहां का डिस्टेंस λ/2 और यहीं से लैम्डा निकालेंगे दैट इज 2L। यहीं से लिखेंगे स्पीड ऑफ वेव, वेव का स्पीड v बराबर होता है f लैम्डा, और लैम्डा का ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो v बराबर हो जाएगा, यहां से लिखेंगे f, लैम्डा का वैल्यू 2L, और यहीं से फ्रीक्वेंसी निकालिएगा तो v/2L। रस्सी में चलने वाले वेव का स्पीड यही होता है जैसा कि आप जानते हैं, तो v का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, यह बराबर 1/2L √T/μ। नेक्स्ट, आप रस्सी को जब वाइब्रेट कराइएगा, देखिए सब दिन कहते हैं कि कभी कभी सीखने वाली बात हो तो रुक जाइए, सीखिए तब लिखिए। इसे लिखने के कारण तो आप लोग परेशान हो गए या आप लोग फिजिक्स से दूर होते चले गए। कॉपी में सब चीज लिख लेते हैं, मिलता ही नहीं है तो क्या फायदा होगा। हाँ तो देखिए क्या बताना चाह रहे थे कि रस्सी को जब आप नीचे खींच करके छोड़ेंगे तो रस्सी में ऐसा वाइब्रेशन होगा। इसके अलावा ऐसा वाइब्रेशन भी हो सकता है, इस तरह से भी रस्सी वाइब्रेट कर सकता है। हम बीच में से नहीं खींचे, साइड में से यहां से खींचेंगे, वाइब्रेशन आ जाएगा और इस तरह से वाइब्रेट करेगा। यहां पर देखिए नोड, यह भी नोड, यह भी नोड, अब बीच में यह होगा एंटी नोड, यह होगा एंटी नोड। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस L होता है। आप ही लोग बताइए इस बार L का वैल्यू कितना होगा, λ/2, मतलब यन 3 गो नोड है ना, तो नोड से नोड कितना होता है λ/2, अब फिर नोड से नोड कितना होगा λ/2, 2 बार न कहेंगे। हाँ यही होगा, तो यहां पर 3 नोड न बना है, इसमें 2 ही नोड था, उसमें 3 है। तो यहां से आप सोल्व करिएगा तो L बराबर आपका हो जाएगा 2λ/2, यहां से लैम्डा निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2L/2। तो आप लोग सोच रहे हो सर 2 से 2 काटिए ना, क्यों लिख रहे हैं, ये लिखने के पीछे कुछ कारण होता है इसीलिए लिखा गया है। चलिए वेवलेंथ निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी, यहीं से देयरफॉर फ्रीक्वेंसी अब बराबर होता है v/λ। वैल्यू पुट करिए, v का वैल्यू va रह गया, लैम्डा का वैल्यू यह देखिए 2L/2। अभी 2 ऊपर चला जाएगा, यहीं से फ्रीक्वेंसी f बराबर होगा 2v/2L। अब v का वैल्यू पुट कर देंगे, यहीं से यह हो जाएगा 2/2L। अब v का वैल्यू √T/μ। ये जो फ्रीक्वेंसी आया है यह पहले जो फ्रीक्वेंसी आया था इसके दोगुना है, यहां पर 10 था तो यहां पर 20 आएगा, ऐसी बात हम लोग कर रहे हैं। और यहीं से हम लोग लिखते हैं कि f2 बराबर होगा 2f1। इस केस में फ्रीक्वेंसी कम है, इस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। रस्सी में जो स्ट्रेंडिंग वेव बनता है उसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी यही है, इससे कम फ्रीक्वेंसी हो नहीं सकता है, और इस कम फ्रीक्वेंसी का नाम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रखा गया है।
इसके बाद आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि रस्सी में इसका अगला केस भी हो सकता है। अब रस्सी में अगला केस होगा तो ऐसे 3 लूप बन जाएगा। देख रहे हैं, यह केस बनेगा, इसका अगला केस यह हो सकता है, इसका अगला केस इसका अगला केस वह हो सकता है, इसका भी अगला केस बनेगा, उसका भी अगला होगा, और ये सिस्टम सिलसिला चलते रहेगा। लेकिन सबसे कम केस यही होगा, मिनिमम। अब मिनिमम को फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल से 2 गुना इसमें फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल से 3 गुना इसमें, फंडामेंटल से 4 गुना इसमें। रस्सी में जो स्टैंडिंग वेव बनेगा उसका फ्रीक्वेंसी लूप के संख्या पर डिपेंड करता है। यहाँ 1 लूप बना, यहाँ 2 लूप बना, यहाँ 3 लूप बना, यहाँ 4 लूप बना, ये सब लूप है। अब देख रहे हैं इसमें यहाँ नोड, यहाँ भी नोड, यहाँ भी नोड, यहाँ भी नोड। अब पूछा जाएगा ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या बताइएगा? λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 यानी 3 λ/2, वही L के बराबर हो जाएगा। तो ये जो 2 एक्सप्लेनेशन हम किए हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। वहीं पर आप फिगर बना के ये सब नोट कर लीजिए।